एक तो औरत, और वो भी बोलने वाली, यानी कि बोलने वाली औरतों को समाज में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। हम अपने आसपास देख सकते हैं। ये पूरी तरह से सही है ऐसा मैं नहीं कह सकती। मायके में जब बच्ची छोटी होती है, ज़्यादा बोलती है, तो उसको चुप करा दिया जाता है कि अपने ससुराल में बोलना, औरतों को वैसे भी, लड़कियों को वैसे भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वही लड़की बड़ी होकर शादी करके ससुराल आती है, और ससुराल में बात बात पर उसे चुप करा दिया जाता है कि तुम्हें एक बहू की भूमिका में, एक मर्यादा में रहना है और ज़्यादा नहीं बोलना है। जब वो औरत बड़ी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, बच्चे परिवार को संभाल लेते हैं, बुजुर्ग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे चुप करा देते हैं कि आपको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ज़्यादा बोलने वाली औरतें या बोलने वाली औरतें, सही बोलने वाली औरतें समाज को पसंद नहीं आती। अगर हम तुलना करें बहुत पहले के समय में और आज के समय में, तो बहुत परिवर्तन आया है। लेकिन पूरी तरह से औरत बोलने के लिए आज़ाद नहीं है। उसको 100 बार सोचना पड़ता है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। ऐसा ही कार्य क्षेत्र पर भी होता है। जब पुरुष और महिला, 2 कर्मचारी कार्य क्षेत्र पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं औरत के साथ उसी दृष्टिकोण से भेदभाव किया जाता है, और ये हम अपने आसपास देख सकते हैं। मैंने भी अनेक स्थानों पर इसे महसूस किया है, और कहीं ना कहीं औरत अपनी आवाज़ को दबा लेती है। हालांकि वो जो दबना है वो सिर्फ बाहरी तौर पर दिखता है, अंदर उसके एक विरोध की भावना होती है, अंदर ही अंदर उसकी बातचीत, उसका संवाद चलता रहता है। लेकिन वो घर में शांति बनाए रखने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए, कार्य क्षेत्र पर शांति बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को उठाना बंद कर देती है। बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपनी आवाज़ को दबाती नहीं हैं, जो सही है उसको सही कहती हैं और जो गलत है उसको गलत कहती हैं। हाँ, अपनी शर्तों पर जीवन जीना आसान नहीं होता, और वो अनेक प्रकार के विरोधों का सामना करती हैं, लेकिन वो इतनी मजबूत होती हैं कि वो कभी हार नहीं मानती। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं अपनी आवाज़ को कहीं ना कहीं रोक लेती हैं, दबा लेती हैं। इन्हीं भावों से ओत-प्रोत आज की हमारी कहानी है, बोलने वाली औरत। इसकी लेखिका हैं ममता कालिया। समाज में स्त्रियों के प्रति दोहरी भूमिका निभाते हुए, कठोर अनुशासन में होकर तथा स्त्रियों की अस्मिता और निजता के प्रश्न पर चुप्पी साधने की बजाय स्त्री बोलने का प्रयास करती है, और अपने पहचान को और इस पुरुष सत्तात्मक समाज में अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने अधिकारों को पूरा करने के लिए मांग करती है, आक्रोश अभिव्यक्त करती है। स्त्री की आदर्श छवि को खंडित करती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज ने स्त्री की भूमिकाएं और दायरे निश्चित कर दिए हैं। अगर वो इस दायरे में रहेगी, इस मर्यादा में रहेगी, इतना बोलेगी, ऐसा बोलेगी, तो वो आदर्श स्त्री है, और नहीं बोलेगी तो वो आदर्श नहीं है। उसका विरोध किया जाएगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे आसपास के लोग हों, चाहे वो बड़ा क्षेत्र क्यों ना हो। आज की हमारी कहानी भी इसी शीर्षक के साथ शुरू होती है कि बोलने वाली औरत। क्या बोलने वाली औरत को सम्मान मिलता है? क्या सही को सही कहने पर भी उसको रोका जा रहा है? बोलने वाली औरत ममता कालिया द्वारा रचित मध्य वर्गीय परिवार की एक ऐसी स्त्री है जिसका नाम दीपशिखा है, और वो सास से, अपने पति से, बच्चों से, अपने ससुर से लगातार बोलती रहती है, बहस करती रहती है। जहाँ पर भी उसको गलत लगता है, जहाँ पर भी कोई बात उसको खटकती है, वो अपनी आवाज़ को दबाती नहीं है, बस बोल देती है। और इस बोलने का कितना प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है कि घर में छोटी छोटी बातों को लेकर सास के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ कलेश हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो कलेश उसके जीवन को प्रभावित करता है। कहानी के अंत में कहीं ना कहीं दीपा को एहसास होता है कि उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ना बोलने का निश्चय वो बाहरी तौर पर करती है। उसके मन में जो भाव हैं वो अंदर ही अंदर कुलबुलाते रहते हैं, अभिव्यक्ति चाहते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी बातों को अहमियत नहीं दी जाती। दीपशिखा परिवार में खपने की स्थिति में अंतर विरोधों और असहज स्थितियों से दृढ़तापूर्वक जूझती रहती है, जो उसकी जीवंतता और हमेशा विरोध की भावना को दर्शाते हैं। आइए पूरी कहानी को जानने के लिए इसका वाचन करते हैं।
कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। कहानी बोलने वाली औरत, लेखिका ममता कालिया। ये झाड़ू सीधी किसने खड़ी की? बीजी ने त्योरी चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया, इस तरह फिर कभी झाड़ू की तो? वे कहना चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देंगी, पर उन्हें पता था नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे भी हमेशा छोड़ू छोड़ू मुद्रा में रहती थी। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐंठ कर जवाब दिया। क्यों रखी थी? तुझे इतना नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी रखने से घर में दलिद्र आता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। जाने कौन गांव की है तू? माँ के घर से कुछ भी तो सीख कर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है, तू और झाड़ू खड़ी रख, यही सीख है तेरी? मेरा ख्याल है झाड़ू गुसल खाने के बीचों बीच भीगती हुई पसरी हुई छोड़ देने से दलिद्र आ सकता है। तीलियाँ गल जाती हैं, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदी भी कितनी लगती हैं। आज तो मैंने माफ़ कर दिया, फिर कभी झाड़ू खड़ी न मिले, समझी? इस बात में कोई तुक नहीं है बीजी, झाड़ू कैसे भी रखी जा सकती है। बीजी झुंझला गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की ले आया है काका। लाख बार कहा था इस कुदेसिन से ब्याह न कर, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने को बहुत सही और समझदार मानती हैं, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता। उसे हंसते हुए देखकर बीजी का खून खोल गया। इसी तो बिल्कुल अकल नहीं, उन्होंने मीरा से कहा। बीजी चाय पिएंगी? शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीठ करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देना वे जरूरी नहीं समझती। वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है। शिखा ने चाय का गिलास उनके आगे रखा तो वे भड़क गई। वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है, तू चाय पिला पिलाकर मुझे मार डालना चाहती है। शिखा ने और बहस करना स्थगित किया और चाय का गिलास लेकर कमरे में चली गई। शिखा का शौहर कपिल अपने घरवालों से इन अर्थों से भिन्न था कि आमतौर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी। सबसे पहली बात यह थी कि वह उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसके परिवार और अपने परिवेश में उसने देखी थी। शिखा का पूरा नाम दीप शिखा था, लेकिन कोई नाम पूछता तो वह महज नाम नहीं बताती। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीप शिखा नहीं अग्नि शिखा हूँ, वह कहती। अग्नि शिखा की तरह वह हमेशा प्रज्वलित रहती, कभी किसी बात पर, कभी किसी सवाल पर। तब उसकी तेजी देखने लायक होती। उसकी वक्रता से प्रभावित होकर कपिल ने सोचा वह शिखा को पाकर रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह पिता के व्यवसाय में भी लगा था, इसलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की कोई उसे ज़रूरत नहीं थी। बिना किसी आडंबर, दहेज या नखरे के एक सादे समारोह में वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गई। शिखा उनकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई। तब उसे नहीं पता था कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग संसार हैं। एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह दी है ममता कालिया जी ने कि विवाह और प्रेम दोनों अलग अलग संसार हैं। अगर उन दोनों में हम एक रूपता ढूंढना चाहेंगे तो मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। एक में भावना होती है और दूसरे में व्यवहार की ज़रूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रधान जीवन जीना होता है। अपने घर की कारा में वे कैद रहती हैं। हर एक की दिनचर्या में अपनी अपनी तरह की समरसता रहती है। हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब। हर घर का एक ढर्रा है जिसमें आपको फिट होना है। कुछ औरतें इस ऊब पर श्रृंगार का मुलम्मा चढ़ा लेती हैं, पर उनके श्रृंगार में भी एक रास्ता होती है। शिखा अंदाज लगाती सामने वाले घर की नीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी और प्राय उसका अंदाज ठीक निकलता। यही हाल लिपस्टिक के रंग और बालों के स्टाइल का था। दुख की बात यह थी कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद की कोई चेतना नहीं थी। वे रोज़ सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली, कुत्तों के साथ घरों में छोड़ दी जाती, अपना दिन तमाम करने के लिए। वही लंच पर पति का इंतजार, टीवी पर बेमतलब कार्यक्रमों का देखना और घर भर के नाश्ते, खाने, नखरों की नोक पलक संवारना। चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना, दोपहर को सोना, सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सास की जी हजूरी करना और अंत में रात को एक जड़ नींद में लुढ़क जाना। कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज की। तेरी बीवी तो अपने को बड़ा चतुर समझती है, अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती है।
कपिल को गुस्सा आया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए, खास तौर पर माँ के सामने। इसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मंच समझ रखा है और माँ को प्रतिपक्ष का वक्ता। उसने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से बहस नहीं करेगी। उल्टी खोपड़ी की है बिल्कुल, वह समझ ही नहीं सकती। माँ ने मुंह बिचकाया। रात उसने कमरे में शिखा से कहा, तुम माँ से क्यों उलझती रहती हो दिन भर? इस बात का विलोम भी उतना ही सच है। हम विलोम अनुलोम से बात नहीं कर रहे हैं। एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी होगी, गलत बातों की भी। माँ की कोई बात गलत नहीं होती। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। कपिल तैश में आ गया। तुमने माँ को इम्परफेक्ट कहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमेशा ज़्यादा बोल जाती हो और गलत भी। तुम मेरी आवाज़ बंद करना चाहते हो? मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। शिखा अंदर तक जल गई इस उत्तर से, क्योंकि ये उत्तर 1000 नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों के क्लिप से दबाया और सोचा, अब वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहाँ तक कि ये सब उसकी आवाज़ को तरस जाएंगे। लेकिन ये निश्चय उससे निभ न पाता। बहुत जल्द कोई न कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि ज्वालामुखी की तरह वह फट पड़ती और एक बार फिर बदतमीज और बदजुबान कहलाई जाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता, घर में जैसे टॉयलेट होता है, ऐसे एक टॉयलेट भी होना चाहिए, जहाँ खड़े होकर वह अपना गुबार निकाल ले, जंजीर खींचकर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा से बाहर आ जाए। उसे ये भी बड़ा अजीब लगता कि वह लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें इसके इस भारी भरकम शब्दकोश की ज़रूरत ही नहीं है। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ 2 शब्दों की दरकार थी, जी और हाँ जी। कल छोले बनेंगे? जी छोले बनेंगे। पाजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए? हाँ जी, पाजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए। उसने अपने जैसी कई स्त्रियों से बात करके देखा। सब में अपने घर बार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे तो ये ऐसे ही हैं, हमारे तो ये वैसे हैं, जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लव कुश की जोड़ी है। हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो मत। शिखा को लगता उसी में शायद कोई कमी है जो वह इस तरह संतोष में लबालब भरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं अलाप सकती। रातों को बिस्तर में पड़े पड़े वे देर तक सोती नहीं, सोचती रहती उसकी नियति क्या है। न जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसने जिंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी। कितना अजीब होता है कि 2 लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए करीब आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कद्र करते थे। महज इसलिए टकराए क्योंकि अब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे थे। ये खलनायक था रूटीन, जो जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी। उनकी जिंदगी का रूटीन या ढर्रा उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। तो यहाँ पर ममता कालिया जी ने एक बहुत अच्छी बात कह दी है कि जो हमारा रूटीन होता है, हम उसको इतना बड़ा मान लेते हैं, जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं कि हमारा रूटीन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चाहे हम कैसा भी महसूस करें, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन परिवार का जो ढर्रा है, जो रूटीन है, वो टूटना नहीं चाहिए। दीप शिखा के साथ भी यही होता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक जो उसके घर की सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, जो सास और पति ने निश्चित कर दी हैं, जो उनके पूर्वजों ने गढ़ दी हैं, वो उसी ढर्रे पर चलती रहे और किसी से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद, तर्क वितर्क ना करे। अगर करती है तो फिर ये ढर्रा टूट जाता है और उनके जीवन में तनाव पसर जाता है। अल सुबह वह कोल बैल की पहली कर्कश ध्वनि के साथ जग जाता और रात 12 के टन घंटे के साथ सोता। बीजी घर में इतनी रूटीन की चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सी भी देर सबेर उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। शिखा जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुंह धो कपड़े बदल कर एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफ़ी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीजी का हिदायतनामा शुरू हो जाता। ये आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर क्या करती रहती है तू? ऐसे कहीं घर चलता है? ससुर 194 में सीखा हुआ मुहावरा टिका देते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह। हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़ू झाड़न पोछे का
रोजाना नामा हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब, कागज और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर के कामों में उसकी मदद करता। बीजी उसे टोक देती, ये औरतों वाले काम करता तू अच्छा लगता है, तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लगातार ठोक पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वे परिवार का संचालन बढ़िया कर रही हैं। वे बेटे से कहती, तू फिक्र मत कर, थोड़े दिनों में मैं इसे ऐन पटरी पर ले आऊँगी। पटरी पर शिखा तब भी नहीं आई। अब 2 बच्चों की माँ हो गई। बस इतना भर हुआ कि उसने अपनी सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की तरफ कर लिया। बच्चे अभी कई सवालों के जवाब देने लायक समझदार नहीं हुए थे, बल्कि लाड़ प्यार में दोनों के अंदर एक तर्कातीत तुनक मिजाजी आ बैठी थी। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनते, आपस में मारपीट करते और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगाकर सो जाते। कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबारों, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता। अकेली शिखा घर की कारा में कैद घटनाहीन दिन बिताती रहती। वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नज़र डालती और घबरा जाती। क्या उसे वापस अग्नि शिखा की बजाय दीप शिखा बनकर ही रहना पड़ेगा? मध्यम और मधुर मधुर जलना होगा। वह क्या करे अगर उसके अंदर तेल की जगह लावा भरा पड़ा है? उसे रोज लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा, क्यों नहीं हम 2-4 दिन को कहीं घूमने चले? कहाँ? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वहाँ हमें कौन जानता है, फिजूल में एक नई जगह जाकर फंसना। वहाँ देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीज़ें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब चीज़ें यहाँ भी मिलती हैं। सारी दुनिया का दर्शन जब टीवी पर हो जाता है तो वहाँ जाने का क्या तुक है? तुक के सहारे दिन कब तक बिताएंगे? बच्चों ने इस बात का मजाक बना लिया। कल को तुम कहोगी अंडमान चलो घूमने, इसका मतलब अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े पड़े एक दिन दरख्त बन जाएंगे। तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन्स बदल रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे भी हार्मोन्स बदल रहे हैं। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बनता जा रहा है। इन ऊल जलूल बातों में क्या रखा है? शिखा याद करती वे प्यार के दिन जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही औसत निकला। वह नहीं चाहता जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए, जी हजूरी की परंपरा। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर न सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी। बच्चों ने बात दादी तक पहुंचा दी। बीजी एकदम भड़क गई। अपना काम धाम छोड़कर काका जयपुर जाएंगे? क्यों? बीवी को सैर कराएंगी। एक हम थे, कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा, और अब आप जो तीर्थ के बहाने घूमने जाती हैं वह? शिखा से रहा नहीं गया। तीर्थ को तू घूमना कहती है? इतनी खराब जुबान पाई है तूने, कैसे गुजारा होगा तेरी गृहस्थी का? काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता मुंह पर लगाने वाला, तो ये लोग उसे मेरे मुंह पर जड़कर चाबी सेफ में डाल देते। शिखा ने सोचा, सच ऐसे कब तक चलेगा जीवन? बच्चे शहजादों की तरह बर्ताव करते। नाश्ता करने के बाद झूठी प्लेटें कमरे में पड़ी रहती मेज पर। शिखा चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं चल रही, जाओ अपने झूठे बर्तन रसोई में रख कर आओ। नहीं रखेंगे, क्या कर लोगी? बड़ा बेटा हिमाकत से कहता। न चाहते हुए भी शिखा मार बैठती उसे। एक दिन बेटे ने पलटकर उसे मार दिया। हल्के हाथ से नहीं, भरपूर घूसा मुंह पर। होठ के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथड़ा हो गया। शिखा सन रह गई। न केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा। बीजी एक दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती हो, इसी से दूसरे का खून खोलता है। शुरू से जैसे तूने ट्रेनिंग दी वैसा वह बन गया। ये तो बचपन से सिखाने वाली बातें हैं। फिर तू बर्तन उठा देती तो क्या घिस जाता? उन्हीं के शब्द शिखा के मुंह से निकल गए। अगर ये रख देता तो इसका क्या घिस जाता? बदतमीज कहीं की, बड़ों से बात करने की अकल नहीं है, बीजी ने कहा। ससुर ने सारी घटना सुनकर फिर 194 का एक मुहावरा टिका दिया, एज यू शो सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोओगी वैसा काटोगी। कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चों को भी शिकार कर रही हो।
शिकार तो मैं हूँ, तुम सब शिकारी हो, शिखा कहना चाहती थी, पर जबड़ा एकदम जाम था। होठ अब तक सूज गया था। शिखा ने पाया परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह अपनी शक्ल खो बैठी है, वरन अभिव्यक्ति भी। उसे लगा वह ठूस ले अपने मुंह में कपड़ा या सी डाले इसे लोहे की तार से। उसके शरीर से कहीं कोई आवाज़ न निकले, बस उसके हाथ पांव परिवार में काम आते रहे। न निकले इस वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खलबलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दे, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, खोलते और खदकते। जब मृत्यु के बाद उसकी चीर फाड़ होगी तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से और जीती जागती इबारत बन जाएंगे। उसके फेफड़ों से, गले की नली से, आंतड़ियों से चिपके हुए ये शब्द बाहर आकर तीखे, नुकीले, कटीले, जहरीले, असहमति के अग्रलेख बनकर छा जाएंगे घर भर पर। अगर वह इन्हें लिख दे तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाए। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ दीपशिखा की कहानी ममता कालिया जी यहीं पर समाप्त कर देती है। लेकिन हमने देखा ये सिर्फ दीपशिखा की कहानी नहीं है, बल्कि ज़्यादातर औरतों की कहानी है। वो चाहकर भी नहीं बोल पाती, बोलती हैं तो किस तरह से घर परिवार में प्रतिकार सहन करना पड़ता है। और यहाँ पर तो ममता कालिया जी ने जो उदाहरण दिया है उसमें हम देख सकते हैं कि बच्चे भी माँ के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है कि जो माँ बोलती है वो सही नहीं होता। हर व्यक्ति घर का माँ की बातों का विरोध करता है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है कि माँ जो बोलेगी वो गलत ही बोलेगी, चाहे वो काम उनकी भलाई के लिए क्यों ना हो। बच्चों में छोटी छोटी आदतों का विकास करना ये आज की आवश्यकता है। दीपशिखा ने सिर्फ इतना कहा है कि जो झूठे बर्तन हैं उसको उठाकर रसोई में रख दो, लेकिन बच्चे को लगता है कि सारे काम माँ करती है तो इस तरह का काम मैं क्यों करूँ। जब सभी उसको टोक सकते हैं, सभी उसको रोक सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं रोक सकता। इस तरह के माहौल में अभी तो बच्चा छोटा है। आप कल्पना करके देखिए, यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जब माँ बूढ़ी हो जाएगी, बुजुर्ग हो जाएगी, तो तब उसका व्यवहार कितना बदल जाएगा। क्योंकि बचपन से उसको लगता है कि माँ का बोलना ना बोलना कोई मायने नहीं रखता, माँ का परिवार में कोई सम्मान नहीं है, तो वो भी उसका सम्मान क्यों करे। कहानी की अंतिम पंक्ति काफ़ी मार्मिक है। ये शब्द उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो शब्द अभिव्यक्त हो या ना हो, लेकिन उसके जहन में, उसके अंदर जो हलचल है, जो तीखापन है, जो जहर है, इन सब बातों के प्रति वो कभी समाप्त नहीं होगा। वो चाहे बाहर ना दिखाए, बाहर ना बोले, लेकिन अंदर की जो बात है, अंदर का जो संवाद है, वो रुक नहीं सकता। और इसी संवाद को जब अभिव्यक्ति नहीं मिलती तो बहुत सारी औरतें कलम उठा लेती हैं और उसको किताब का रूप दे देती हैं, और वो किताब हर गृहिणी तक पहुंच जाती है, हर औरत तक पहुंच जाती है। और जब वो किताबें पढ़ी जाती हैं तो वो एक व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो पूरे समाज के एक जैसे व्यक्तियों के साथ, सहृदय व्यक्तियों के साथ जुड़ जाता है। लेखक भी कुछ ऐसा ही करता है। ममता कालिया ने भी हो सकता है कुछ हद तक इन सब बातों को महसूस किया हो, उसकी आवाज़ को भी कहीं ना कहीं किसी स्तर पर रोका गया हो, और ये पूरी की पूरी कहानी जब उसने लिखित तौर पे अभिव्यक्ति दी इस कहानी को, तो कितनी सारी औरतों के साथ जुड़ गई। मैंने भी इस कहानी को पढ़ते समय बहुत सारी बातों को महसूस किया, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें मैं महसूस कर सकती हूँ, अपने से जोड़कर देख सकती हूँ, अपने आसपास की अनेक औरतों से जोड़कर देख सकती हूँ। आपको कहानी कैसी लगी? दीपशिखा की कहानी कैसी लगी? क्या दीपशिखा का ये कहना कि मेरा नाम बिल्कुल गलत है, मेरा नाम अग्निशिखा होना चाहिए, क्या आपको सही लगा? आपके अपने क्या विचार हैं इस कहानी के विषय में? हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक बोलते रहिए और जो सही है उसके साथ खड़े रहिए। अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है, हमें संघर्ष करना है। कहीं ना कहीं इतने संघर्ष के बाद हमारी आवाज़ को सहमति मिल सकती है और मिलती भी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।